हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2024 के लिए ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग 7 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें 30% सिलेबस ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्लास लेक्चर नंबर 8 करेंगे। तो इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाला है, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। दोस्तों, साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप देख रहे हैं जीरो आई का चैनल। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस में हम लोग क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं 7 लेक्चर में। ठीक है, तो अगर हम देखें, अगर अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग जो है डिटेल में पढ़ लिए हैं। ठीक है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ें। पी वेब, एस वेब, सबका साइडो जोन, ये सारा अच्छे चीज़ से पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल थ्योरीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, और कन्वेक्शन करंट थ्योरी, इसके बारे में अच्छे से पढ़े हैं। अलग अलग प्लेट बाउंड्री के बारे में पढ़े हैं। कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, सबका स्पेशल विशेष क्या क्या प्लेटफॉर्म्स बनता है, ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। रॉक्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिए। इग्नियस रॉक क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। इग्नियस रॉक में एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव क्या होता है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक में डायनेमिक और थर्मल मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ लिए हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप के रॉक्स पढ़े हैं, जिसमें हम लोग एस्परजिलस और रॉक्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, उसके साथ हम लोग रॉक साइकिल के बारे में पढ़े थे कि किस तरह एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट होता है। फिर अलग अलग टाइप के रॉक्स देखे थे एग्जाम्पल। फिर हम लोगों ने जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस का बात किया। उसी में हम लोग मास मूवमेंट के बारे में पढ़ें। ठीक है, उसके बाद ये जो टॉपिक है लैंड फॉर्म्स एंड इट्स टाइप, इसको मैंने बोला कि इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा एक लेक्चर में। ठीक है, इसको भी मैंने भी छोड़ा है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग जो है एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं। ठीक है, हीट बजट को भी मैंने छोड़ा है, उसके लिए एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ लिए हैं, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ लिए हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन कैसे बनता है। ठीक है, हम लोगों उसके बाद जो है फ्रंट के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद ट्रेड विंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे, प्रेशर बेल्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम लोग एयर मास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अल्नीनो, लानीना, इंसो और इंडियन ओशियन डाइपोल को अच्छे से आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जितना होगा आज देखेंगे, 1 घंटे का लेक्चर होगा। एयर मास के बाद एयर मास को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और कोई भी टॉपिक अगर हो पाएगा तो करेंगे, अल्नीनो, लानीना, ये सब। उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लैंड ओशियनोग्राफी जो पढ़ेंगे ओशियन के बारे में। ठीक है, तो हमारा ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है ये सब और ये सब, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये वाला चीज़ जो है और 4-5 लेक्चर और आएगा, उसके बाद पूरा ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपको पता है कि जीरो आई चैनल पे पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है, इकोनॉमी ख़त्म हो चुका है, इन्वायरमेंट ख़त्म हो चुका है। प्रीवियस ईयर जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है 2013 का, हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, और 2011 से 23 तक करेंगे हम लोग, बोले थे मैंने आपको। तो 2013 के क्वेश्चन जो है कर लिए हैं, साथ ही साथ सीसेट का भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो बस अभी जो आपका प्रीलिम्स का सिलेबस बचा हुआ है वो थोड़ा सा ज्योग्राफी बचा हुआ है और साइंस टेक का पूरा पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ज्योग्राफी ख़त्म होता है, इस वीक ख़त्म हो जाएगा ज्योग्राफी 3-4-5 दिन में, फिर हम लोग साइंस टेक को स्टार्ट करेंगे और सीसेट। तो सीसेट और साइंस टेक हमारा साथ साथ चलेगा, जो आपका 15 जनवरी या मैक्सिमम दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग जनवरी से लेकर मई तक रगड़ के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस मैं पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा दिसंबर तक। उसके बाद 5 महीना हम लोग रगड़ के जब इतना अच्छा से तैयारी कर लेंगे दोस्तों, तो आपको आसानी से प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हम लोग लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अभी तक इतना सारा चीज़ जो है आप देख सकते हैं कि अच्छे से समझा के मैंने सब चीज़ ये सब आपको पढ़ा दिया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इसको आसानी से पढ़ पाएँ, इसलिए मैं दोनों भाषा में पढ़ा दिया हूँ, सिंपल हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और एकदम आसान भाषा में ज्योग्राफी समझाया हूँ। ज्योग्राफी बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आसान भाषा में मैं कोशिश किया हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस आपको एक करना क्या है, ठीक है, ये जो आप क्लास हो रहा है उसका साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स जो है जल्द ही प्रोवाइड कर दूँगा। और 1-2 काम उसको आपको करना है। सबसे पहले तो आपको 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट करना है, ये जब मैं पूरा ज्योग्राफी पढ़ा दूँ तब। और 12th क्लास का 2 एनसीईआरटी है वो करना है, बस इतना कर लेना है। और जो मैं ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ उसको पढ़ लेना है। इसके बाद ज्योग्राफी आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो या मेंस के लिए हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा
और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे एयर मास से, ठीक है। तो एयर मास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा, एयर मास को देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक। तो देखिए एयर मास का मतलब होता है दोस्तों जब बहुत ज़्यादा हवा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम किसी एरिया में, ठीक है, किसी भी एरिया में लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, ठीक है। तो क्या करता है, उस एरिया का जो भी प्रॉपर्टी है, मतलब वहाँ पे जो भी हवा है, ठीक है, पूरे हवा जो है उस एरिया का टेम्परेचर को धारण कर लेता है, उस एरिया का ह्यूमिडिटी है उसको ले लेता है, उस एरिया का जो प्रेशर है उसको ले लेता है। तो उसी को हम लोग एयर मास बोलते हैं। एयर मास मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जब यूनिफॉर्म एरिया में लंबे समय तक रहता है, बिना उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो वो उस एरिया का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जैसे प्रॉपर्टीज़ को धारण कर लेता है। उसी एयर को हम लोग बोल देते हैं एयर मास, ठीक है। तो एयर मास क्या है, जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर एटमॉस्फेयर में यूनिफॉर्म टेम्परेचर और मॉइस्चर को धारण कर लेता है लंबे समय में, तो उसको हम लोग एयर मास बोलते हैं, ठीक है। तो जो एयर मास होता है, ठीक है, वो बहुत थाउजेंड ऑफ किलोमीटर का हो सकता है लेंथ और ब्रेथ में, और वो स्ट्रेटोस्फेयर तक जा सकता है, स्ट्रेटोस्फेयर तक वो जा सकता है, ठीक है। और थाउजेंड ऑफ किलोमीटर का हो सकता है एयर मास, ठीक है। उसका हाइट भी हो सकता है, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब कितना, कम से कम 50 किलोमीटर तक ऊंचा जा सकता है हाइट में। और अगर लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, तो लेंथ इसका मतलब लेंथ, ये तो हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। और हाइट अगर हम देखें तो हाइट इसका जो होता है एयर मास का, ठीक है, वो कितना होता है, स्ट्रेटोस्फेयर तक हो सकता है। कितना होता है, स्ट्रेटोस्फेयर तक। और इसका अगर लेंथ देखेंगे एयर मास का लेंथ, तो ये तक थाउजेंड ऑफ किलोमीटर का हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, समझ में आ रहा है। और हाइट कितना होता है, 16 किलोमीटर, समझ में आ रहा है। तो उसको हम लोग एयर मास बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि एयर मास जो जनरली होता है वो मिड लैटिट्यूड या टेम्परेट एरिया का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वहाँ के वेदर को अफेक्ट करता है, जिस तरह से हम लोग टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो एयर मास बहुत बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये हवा है और तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ओरिजेंटल जाएंगे हवा में, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो इसी पॉइंट का होगा, वो इस पॉइंट का होगा, वो इस पॉइंट का होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर टेम्परेचर होगा T4 T5, तो अगर हॉरिजेंटल हम जाएंगे तो T1 बराबर T2 बराबर T3, मतलब हर पॉइंट का हॉरिजेंटली टेम्परेचर सेम होगा। और अगर वर्टिकल जाएंगे, हाइट में जाएंगे, तो T1 बराबर T4 नहीं होगा, मतलब हॉरिजेंटल आपको टेम्परेचर सेम दिखेगा और लंबे एरिया में आपको टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। उसी को हम लोग एयर मास बोलते हैं, ठीक है। तो एयर मास जो दोस्तों जो बनता है, उसके लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए तभी एयर मास बनेगा। तो पहला क्या है कि कंडीशंस फॉर एयर मास, एयर मास कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले वो एरिया होना चाहिए, कोई भी एरिया होना चाहिए, वो उसका यूनिफॉर्म टोपोग्राफी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, यूनिफॉर्म टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब उसका जो जोग्राफी है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, मतलब एरिया ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि उबड़ खाबड़ ऐसे हो या पहाड़ हो। एरिया एकदम प्लेन टाइप का होना चाहिए, ज़्यादा उसमें डेविएशन नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का डेविएशन हो चलेगा, लेकिन ऐसे एरिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, एयर एक जगह नहीं रह पाएगा, वो मूव करेगा, और एयर मूव नहीं करना चाहिए। तो पहला कंडीशन है कि एरिया यूनिफॉर्म रहना चाहिए। दूसरा है कि इसका जो स्लोप होगा वो जेंटल स्लोप का होना चाहिए, ढलाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि वहाँ पे हाई प्रेशर होना चाहिए। हाई प्रेशर होने से क्या होता है, हवा जो है ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि लो प्रेशर होगा तो हवा ऊपर उठेगा तो हवा क्या होगा, मूव करते रहेगा। तो उससे क्या होगा, हवा जो प्रॉपर्टी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अभी एक हवा है, फिर ऊपर उठ के कहीं और चला गया, फिर कहीं और चला गया, तो उससे हवा लंबे समय तक एक एरिया में नहीं रह पाएगा। इसलिए एयर मास को बनने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो चाहिए कि एरिया यूनिफॉर्म टोपोग्राफी का हो, स्लोप हो जेंटल, और हाई प्रेशर एरिया हो। उस एरिया में क्या हो, हाई प्रेशर, ताकि वहाँ से हवा क्या करे, डाइवर्ज करे, हवा वहाँ से निकले। ये नहीं कि हवा वहाँ से वहाँ घुसे, हवा वहाँ घुसेगा फिर गर्म होकर ऊपर जाएगा, तो उससे क्या होगा, हवा मूव करते रहेगा, और एरिया और हवा का जो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हाई प्रेशर एरिया रहे,
स्लोप जेंटल रहे और एरिया जो है यूनिफॉर्म टोपोग्राफी का हो, तभी एयर मास बनेगा। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। खासकर हाई प्रेशर क्यों होना चाहिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए जो एयर मास बनता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अलग अलग टाइप का क्लासीफाई कर देते हैं कि वो पोलर एरिया में एयर मास है या ट्रॉपिकल एरिया में एयर मास है, ठीक है। तो हम लोग एयर मास को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग देखेंगे एयर मास के टाइप, ठीक है। तो एयर मास का टाइप होता है, पहला होता है जैसे कि ट्रॉपिकल एयर मास। ट्रॉपिकल एयर मास मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में उष्णकटिबंधीय एरिया में होगा। और दूसरा है पोलर एयर मास। पोलर एयर मास, ठीक है। पोलर को हम लोग पी से दिखाते हैं और ट्रॉपिकल को टी से दिखाते हैं, ठीक है। और फिर जो ट्रॉपिकल एयर मास होता है, मतलब देखिए ये हमारा अगर ग्लोब है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रॉपिक्स है, ये वाला ये ट्रॉपिक्स का एरिया है, ठीक है। ये ट्रॉपिक मकर रेखा है, ये वाला ये मकर रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो बीच के एरिया को क्या होगा, ट्रॉपिकल एरिया, मैंने पहले ही बताया। अब ये ट्रॉपिकल एरिया में जो एयर मास होता है वो या तो फिर जो हवा रहेगा वो ज़मीन पे भी हो सकता है या पानी में भी, ठीक है। तो हम लोग पानी और ज़मीन में के हिसाब से एयर मास को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ट्रॉपिकल वाले में हो सकता है पानी वाला ट्रॉपिकल मैरीटाइम, या मैरीटाइम ट्रॉपिकल, या कंटिनेंटल ट्रॉपिकल। ज़मीन में होगा एयर मास तो कंटिनेंटल ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल एरिया में अगर पानी में होगा तो मेरी टाइम ट्रॉपिकल, ठीक है। उसी तरह से जो पोलर एयर मास होता है वो दो टाइप का हो सकता है। कंटिनेंटल, अगर पोलर एरिया में एयर मास होगा कंटिनेंट में, लैंड में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिनेंटल पोलर एयर मास। और वही एयर मास अगर पोलर एरिया में पानी में होगा तो उसको हम बोलेंगे मैरी टाइम पोलर एयर मास, ठीक है। इसके अलावा एक और एयर मास होता है जो आर्कटिक में होता है, उसको हम लोग आर्कटिक में है तो आर्कटिक क्या है, ज़मीन है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे कंटिनेंटल आर्कटिक, आर्कटिक, ठीक, ठीक है। तो अलग अलग लगभग 5 टाइप का एयर मास हो गया, क्या क्या, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कंटिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कंटिनेंटल पोलर, ठीक है, और कंटिनेंटल आर्कटिक। ये 5 टाइप का एयर मास होता है, ठीक है। तो अब देखो ट्रॉपिकल एयर मास जो है, चाहे वो मैरी टाइम है या कोल्ड है, ट्रॉपिकल एरिया क्या गर्म रहता है, इसलिए ये वाला एयर मास क्या है, वार्म एयर मास है। कौन सा है, गर्म एयर मास है, वार्म एयर मास, ठीक है। और ये वाला जो एयर मास है वो है कोल्ड एयर मास, ठंडा वाला एयर मास, चाहे वो पोलर वाला हो या फिर आर्कटिक वाला हो, ठीक है। तो ये एयर मास के बारे में आपका इन्फॉर्मेशन था। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आप ये सारा पॉइंट को ध्यान रखेंगे और इसी सारा पॉइंट को आप लिखेंगे। और उसमें भी लिख सकते हैं कि किस तरह से एयर मास होने पे वेदर पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कहीं पे कोल्ड एयर मास जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ पे का टेम्परेचर को ठंडा कर देगा, जहाँ पे वार्म एयर मास जाएगा वहाँ का टेम्परेचर को गर्म कर देगा। और उसी तरह से आप फिर वहाँ ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो आता है, कि जब कोल्ड एयर मास पोलर एरिया से और वार्म एयर मास हमारा सब पोलर एरिया से मिलता है तो किस तरह से हम टेम्परेट साइक्लोन बनता है वो आप बता सकते हैं, जिसके बारे में मैंने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ाया है बढ़िया से टेम्परेट साइक्लोन के बारे में, ठीक है। तो ये एयर मास का टॉपिक ये जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेकिन उसको आप बाद में पढ़िएगा, अभी पूरा लेक्चर सुन लीजिए। जब ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तब 11th-12th का एनसीईआरटी साथ साथ उठाइएगा और आपको 2-3-4 दिन में एनसीईआरटी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई भी कुछ भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगा एनसीईआरटी को पढ़ने में दोस्तों, ठीक है, समझ गए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे अल नीनो के बारे में। क्या देखेंगे, अल नीनो फिर ला नीना, वो सब क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो अल नीनो है या ला नीना है, ठीक है, दोनों पार्ट है इंसो का। इंसो मतलब अल नीनो ऑसिलेशन को ही हम लोग इंसो बोलते हैं। तो इंसो का दोनों पार्ट है, अल नीना ला नीना। कैसे, तो अब बहुत आसान टॉपिक है, तुरंत समझ में आपको आ जाएगा। देखिए आपको पता है कि ये हमारा मान लो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या है, साउथ अमेरिका। बीच में क्या है, ये पैसिफिक ओशियन है कि नहीं है। उसके बाद इधर हमारा क्या है, जापान मान लो, ठीक है। और फिर या इधर ऐसे समझो कि इधर मान लो एशिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है
ऑस्ट्रेलिया, और इधर यहीं पे इंडिया है, तो ये एशिया हो गया, इधर इंडोनेशिया हो गया जो एशिया का ही पार्ट है, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऐसे है, ऐसे ही है ना मोटा मोटी, आपको पता है। उसके बाद इधर से हमारा जो है इक्वेटर ऐसे करके जाता है, ठीक है, मोटा मोटी। अब आपको पता है कि यहाँ से हमारा मान लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है और इधर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है। एग्जैक्ट तो इस तरह नहीं है, लेकिन आप समझिए, इधर कर्क रेखा है और इधर मकर रेखा है, ठीक है। फिर मैंने आपको जब प्रेशर बेल्ट पढ़ाया था तो बोला था कि इधर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इधर जा रहा है, ठीक है, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ऐसे जाता है। ऊपर बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे, देखिए ये इधर गया, देखिए ये बताया था कि हमारा इक्वेटर है, ठीक है, ये देखिए इक्वेटर है, तो यहाँ पे इधर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और इधर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ भी कि अगर हमारा ये इक्वेटर है तो इधर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और इधर से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रहा है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे पेरू कोस्ट है, तो पेरू के इधर से नीचे से, ओशियन के नीचे से ठंडा करंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरू करंट। क्या बोलते हैं? पेरू करंट, ठीक है। और जो भी चीज़ ठंडा करंट ओशियन से नीचे आ रहा है तो ठंडा चीज़ क्या होता है? हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ से हाई प्रेशर, ठीक है। समझिए, स्टेप समझिए धीरे धीरे। तो आप समझ गए, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहता है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बहता है, इधर से जाके इधर बहता है, यहाँ से आता है और इधर मूव करके यहाँ तक जाता है, ठीक है। और नीचे से जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है पेरू, वहाँ नीचे से पेरू करंट आ रहा है जो ठंडा करंट होता है, कोल्ड करंट होता है, ठीक है, और हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हमारा इधर से आपका करंट जा रहा है ना, तो ये करंट जब इधर से इधर जाएगा तो पानी को भी लेके जाएगा, ठीक है। तो पानी को जब लेके जाएगा तो यहाँ वाला पानी को इधर इधर लेके जाएगा करंट। तो जब पानी ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा ना, फ्रिक्शन के कारण और जो भी कारण। तो पानी क्या होगा? गर्म गर्म हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो यहाँ पे आके पानी बहुत गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो अगल बगल वो अपने एरिया को गर्म करेगा। गर्म करेगा तो यहाँ का जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर नॉर्मल केस में, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है? हाई प्रेशर। क्यों यहाँ क्रिएट हो जाता है? पेरू करंट के कारण। और यहाँ पे लो प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जब इधर मूव करता है तो अपने साथ पानी को भी ले जाता है। पानी को ले जाता है तो जैसे जैसे पानी आगे जाता है तो फ्रिक्शन के कारण वो पानी जो है गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो अपने अगल बगल हवा को भी गर्म कर देता है, और यहाँ पे उसके बाद लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले पर पढ़ाया था, अगर लो प्रेशर कहीं पे है इसका मतलब वहाँ से हवा उठ के ऊपर जा रहा है। हवा उठ के क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जब भी हवा ऊपर उठ के जाता है और बगल में ओशियन है तो यहाँ का जो भी मॉइस्चर होगा वो ले लेगा, मॉइस्चर ले लेगा, और पानी वाटर वेपर लेके फिर ऊपर जाएगा, ठंडा होगा और बादल का निर्माण करेगा। तो नॉर्मल केस में क्या होता है? और यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में मैंने आपको बताया था जो ठंडा हवा होता है वो उसके पास पानी ले जाने के कैपेसिटी नहीं होता है, वहाँ पे बादल बारिश नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में या फिर एशिया में जो बहुत बारिश होता है नॉर्मल केस में, ठीक है। नॉर्मल केस में मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ जो पेरू का कोस्ट है, यहाँ पे नीचे से पेरू करंट आ रहा है ना, तो पेरू करंट कोल्ड करंट है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो कोल्ड करंट है वो अपने साथ नीचे से बहुत सारा समुद्र के नीचे से आ रहा है। तो समुद्र में के नीचे से बहुत सारा जो प्लांट होगा, फाइटोप्लैंक्टन होगा, वो लेके आएगा। तो मैंने आपको फूड चेन पढ़ाया था इन्वायरमेंट में, जिसमें बताया था कि जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, ठीक है, उसको खाता है जू प्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन को खाता है छोटा फिश, और छोटा फिश को खाता है बड़ा फिश। इसका मतलब कहीं पे अगर फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज हो रहा है तो मछली का भी पॉपुलेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसीलिए चूँकि पेरू करंट नीचे से फाइटोप्लैंक्टन को लेके आता है, न्यूट्रिएंट लेके आता है, तो वहाँ पे बहुत सारा फिश डेवलप होता है। इसीलिए नॉर्मल ईयर में जब हमारा अल्नीनो वल्नीनो कुछ नहीं है, ना लानीना है, तो ये मैं नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, तो पेरू में हाई प्रेशर क्रिएट होता है पेरू करंट के कारण, जिसके कारण साउथ अमेरिका में बहुत सारा फिशरी मछली पालन बहुत ज़्यादा होता है। और वहीं पर हमारा ऑस्ट्रेलिया और एशिया में, मतलब ये जो पैसिफिक ओशियन है, आपको पता है ये पैसिफिक ओशियन का ईस्ट पार्ट है, पूरब पूरब है,
और ये हमारा वेस्ट पार्ट है। तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन में लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश होता है, और यहाँ पे बारिश नहीं होता है, यहाँ पे मछली अच्छे से उत्पादन होता है। ये है नॉर्मल केस में, ठीक है। अब देखिए जब अल नीनो में क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, और ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो आपको पता है यहाँ इधर से ट्रेड विंड्स इधर इधर जा रहा है, ठीक है, इधर से ट्रेड विंड्स जा रहा है, ठीक है, ट्रेड विंड्स इधर से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, लो प्रेशर। यहाँ पे नॉर्मल केस में क्या हो रहा है, बारिश, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मछली का पालन, ठीक है, बारिश यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल केस में। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे उसमें हमारा जब ओशियनोग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि जब यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव करता है, तो चूँकि यहाँ इधर से देखिए इधर से पानी लेके आ रहा है, तो यहाँ पे पानी का बहुत जगह जमा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जगह पे क्या होगा, यहाँ पे पानी का लेवल कम है, और यहाँ पे पानी जो है लेक लहर क्रिएट हो जाएगा। मतलब पानी इधर से आ रहा है, ट्रेड विंड्स पानी लेके आ रहा है, और पानी को यहाँ पे ऐसे करके जमा कर दे रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, तो ये पानी अब फिर यहाँ पे लेवल कम है, यहाँ पे लेवल ज़्यादा है स्तर का, इसलिए ये पानी किधर जाना चाहेगा, इधर जाना चाहेगा, ताकि बैलेंस रहे। तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो जब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव कर रहा है, तो यहाँ पे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए इधर से एक हवा बहती है, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है। अगर ट्रेड विंड्स इधर से इधर मूव कर रहा है तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट इधर से इधर मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब क्या हो रहा है, अब यहाँ से फिर हवा इधर जाने लगेगा, पानी मतलब पानी जो है इधर से इधर जाने लगेगा। तो तब जब भी पानी इधर से इधर जाएगा तो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होगा तो यहाँ पे पानी जाके बहुत गर्म हो जाएगा। तो नीचे से जो कोल्ड करंट हमारा आ रहा था, उसको ये वाला जो करंट इधर से आ रहा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वो क्या करेगा, दबा देगा। क्या करेगा, दबा देगा। तो इधर से कोल्ड करंट ऊपर नहीं आ पाएगा, ऊपर क्या होगा, नहीं आ पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इधर से जब चूँकि कोल्ड करंट इधर से जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट इधर से इधर जा रहा था, तो नीचे से जो कोल्ड करंट था पेरू करंट, उसको ये दबा दिया, तो ठीक है। और पानी जब इधर से इधर आ गया काउंटर इक्वेटोरियल, तो यहाँ का जो भी अब चूँकि पानी इधर से इधर मूव कर रहा है ज़्यादा, है ना। तो मैं जिस तरह से जब नॉर्मल केस में यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि ट्रेड विंड्स के कारण सब पानी इधर मूव कर गया, तो पानी घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण गर्म हो गया, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पेरू करंट नीचे से कोल्ड करंट जा रहा था। उसी तरह से जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट इधर से इधर गया, अपने साथ ये पानी को लेके गया, तो पानी फ्रिक्शन के कारण बहुत गर्म हो गया। तो यहाँ पे जो है पानी यहाँ का बहुत गर्म हो गया, और यहाँ को हवा को गर्म कर दिया, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब जब एल नीनो के समय में क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा अमेरिका है, तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, ठीक है। क्यों लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ से जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट गया है, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन के कारण अगल बगल पानी को गर्म हो गया उसका, और यहाँ पे जो भी हवा था वो गर्म कर दिया। और जब भी हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा तो लो प्रेशर क्रिएट होगा। उसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ का जो हवा है वो ठंडा है, ठीक है। तो यहाँ भी ठंडा होगा हाई प्रेशर, यहाँ भी गर्म होगा लो प्रेशर, और जहाँ भी लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हवा ऊपर उठता है, यहाँ पे बारिश होता है। तो यहाँ पे जो पेरू का कोस्ट है, जो पहले यहाँ पे जो मछली बहुत ज़्यादा पालन होता था, वहाँ पे बारिश होगा। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और एशिया का कोस्ट जो है, ऑस्ट्रेलिया का या फिर एशिया में जहाँ पहले बारिश होता था नॉर्मल ईयर में, अब क्या होगा, वहाँ पे सूखा पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। यही जब हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं अल नीनो। अल नीनो, ठीक है। तो अल नीनो क्या होता है, जब हमारा सर्कुलेशन है वो अपोजिट हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है प्रशांत महासागर, तो ये प्रशांत महासागर का ईस्ट है, पूरा प्रशांत महासागर है ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये ईस्ट वाला पार्ट है, ये वेस्ट वाला पार्ट है। तो ये हो गया ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ये हो गया वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो जब हमारा अल नीनो नहीं था तब क्या था, जब अल नीनो नहीं था, ठीक है, जब अल नीनो नहीं था तो ये हमारा एशिया अगर है, ठीक है, और ये हमारा अमेरिका है, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया बगल में है। तो नॉर्मल ईयर में क्या था, यहाँ पे हाई प्रेशर था पेरू करंट के कारण, और यहाँ पे लो प्रेशर था नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के कारण, क्योंकि ये पानी को गर्म कर रहा था। तो नॉर्मल केस में यहाँ पे बारिश हुआ, ठीक है, यहाँ पे मछली हुआ, ठीक, मछली हुआ ज़्यादा बहुत साउथ अमेरिका में, ठीक, पेरू करंट के आसपास, चिली पेरू हो। जब अल नीनो आ गया तो क्या हो गया, जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट के कारण क्या हुआ, यहाँ का जो प्रेशर लो प्रेशर था वो यहाँ पे जो हाई प्रेशर था
उसको नीचे वाला जो करंट था, जो ऊपर वाला करंट आ रहा था काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो बह रहा था, मैंने आपको ऊपर बताया क्यों कैसे बहा वो। बहने के कारण क्या हुआ, नीचे से जो पेरू करंट आ गया उसको वो दबा दिया और यहाँ से चूँकि पानी इधर से इधर आया तो यहाँ का पानी क्या हो गया, गर्म। तो यहाँ पे एल नीनो ईयर में क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर, मतलब पूरा सर्कुलेशन जो है वो उल्टा हो गया। पूरा सर्कुलेशन क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ से पहले ट्रेड विंड इधर से इधर जा रहा था, फिर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट था और यहाँ पे हाई प्रेशर, लेकिन अब उल्टा हो गया कि अब यहाँ से इधर से अब इधर जाने लगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट, और यहाँ पे लो प्रेशर हो गया साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, और जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था वहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। तो अगर ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, ये ईस्टर्न पूर्वी प्रशांत महासागर है, वहाँ पे लो प्रेशर हो गया, पेरू करंट को ख़त्म कर दिया। और जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, पश्चिम प्रशांत सागर है, वहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। जहाँ पे लो प्रेशर होगा बारिश होगा। तो पहले पेरू और चिली का कोस्ट में क्या होता था, मछली पालन, अब वहाँ पे बारिश होगा, मछली पालन ख़राब हो जाएगा। और पहले एशिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जो बारिश करवाता था, नॉर्मल ईयर में जो बारिश होता था, वो बारिश अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, जब हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन रिवर्स हो जाता है तो उसको हम अल नीनो बोलते हैं। ठीक है, और अल नीनो देखिए हमेशा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ट्रेड विंड्स तो हमेशा फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओशियन का पानी स्टोर हो जाता है, तब जाके काउंटर इक्वेटोरियल करंट इधर से इधर मूव करता है, जो ट्रेड विंड्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। ठीक है, और काउंटर इक्वेटोरियल करंट इधर से इधर मूव करता है और पानी को बैलेंस करता है। तो पानी इधर से जब इधर जाता है तो यहाँ पे गर्म हो जाता है अमेरिका का कोस्ट, और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, जब पानी ट्रेड विंड्स आता जाएगा, यहाँ पे पानी स्टोर करता जाएगा, तो 2 से 7 साल के बाद जो है एक बार अल नीनो आता है। और क्यों आता है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट उसको इधर से इधर लेके जाता है, तो पानी इधर गर्म कर देता है, लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, और उसके बाद पूरा हमारा सर्कुलेशन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो जब भी अल नीनो नहीं होता है, नॉर्मल केस में क्या होता है, जो एशिया है और जो ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्मल केस में यहाँ पे क्या होता है, बारिश, और यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए यहाँ पे बारिश होता है। और जो अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका, वहाँ पे बारिश क्या होता है, नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, मछली बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड करंट जाता है, तो वहाँ से फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ होता है, तो मछली ग्रोथ होता है। ये है नॉर्मल केस में, ये क्या है, नॉर्मल केस में। फिर मैंने बता दिया अल नीनो में क्या हो गया दोस्तों, अल नीनो में क्या हो गया, जो हमारा एशिया था और ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन था, वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण यहाँ पे बारिश ख़त्म हो गया, क्योंकि लो प्रेशर ही बारिश करवाता है। बारिश ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया सूखा, यहाँ पे क्या आ गया, ड्राउट आ गया, सूखा आ गया। और जो हमारा साउथ अमेरिका था, वहाँ पे अब क्या हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो लो प्रेशर क्या कराता है, बारिश, तो साउथ अमेरिका में हो गया बारिश। ठीक है, और हमारा वहाँ पे जो मछली था, ठीक है, वो हो गया ख़राब, मछली पालन ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, कोल्ड करंट को वो रिप्लेस कर दिया। ठीक, अब क्या होता है, देखिए ये हमारा अल नीनो, अब समझ गए क्या हो गया, नॉर्मल केस क्या हो गया, समझ गए। ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये हमारा एशिया है, और यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट आ रहा था, तो नीचे, तो इधर से जब इधर आ रहा है, तो इधर से पेरू करंट ऊपर उठना चाह रहा है, क्योंकि कोल्ड करंट ऊपर उठता है। ठीक है, ऊपर, लेकिन ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट उसको दबा दे रहा है। तो ये उठना चाह रहा है पेरू करंट, नीचे से तो उठ रहा है, लेकिन काउंटर इक्वेटोरियल करंट उसको दबा रहा है। लेकिन कब तक तुम दबाओगे, ठीक है, कब तक ये दबा पाएगा, कभी तो होगा कि पेरू करंट पूरा स्ट्रांग होके एकदम तोड़ फोड़ के निकल जाएगा, है ना। तो 2 से 7 साल के बाद एल नीनो जब आता है, तो उसके 2 से 7 साल के बाद, 2 to 7 ईयर्स के बाद, ठीक है, पेरू करंट इतना स्ट्रांग हो जाता है, जिसको हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं, याद रखिए, पेरू करंट को हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं। पेरू करंट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये पूरा एकदम धड़ाम से ऊपर उठता है, एकदम पेरू करंट। तो ये हमारा अगर साउथ अमेरिका है और ये हमारा अगर एशिया है, तो पेरू करंट इतना स्ट्रांग होता है कि इतना सबको तोड़ते फोड़ते एकदम उठता है ऊपर है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर ट्रेड विंड्स जो नॉर्मल बह रहा था इधर से इधर, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, और भी स्ट्रांग हो जाता है, और भी स्ट्रांग हो जाता है, और यहाँ पे पूरा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जो ये हमारा जो नॉर्मल केस था, उसी वही केस और स्ट्रांग हो जाता है, जहाँ पे साउथ अमेरिका जो होता है, वहाँ पे कोल्ड करंट और स्ट्रांग हो जाता है, और वहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे एक मिनट रखिए, जो नॉर्मल केस में क्या था, यहाँ पे बारिश नहीं था साउथ अमेरिका में, और वहाँ क्या था, मछली था, मछली था। तो नॉर्मल केस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, कोल्ड करंट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पेरू करंट, और वहाँ पे और ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, बारिश एकदम नहीं होता है, लेकिन मछली पालन धड़ाके से होता है। और ऑस्ट्रेलिया ही और एशिया का जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे भयंकर बारिश होता है और यहाँ पे भयंकर मछली उत्पादन होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ला नीना। क्या बोलते हैं? ला नीना। ठीक है, तो ला नीना भी 2 से 7 साल में होता है, जब हमारा पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। और हमारा ट्रेड विंड्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन यहाँ पे, या फिर एशिया वाला पार्ट में, जिसके कारण ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हाई प्रेशर, वेस्टर्न में लो प्रेशर, यहाँ पे बारिश, यहाँ पे मछली। और यही नॉर्मल केस जो हमारा ये वाला था, ठीक है, यहाँ पर तीनों एक बार देख लीजिए, ये जो नॉर्मल केस था उसी जैसा हो जाता है, बस इसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, बारिश होगा और ज़्यादा एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, और साउथ अमेरिका में बारिश नहीं होगा लेकिन मछली उत्पादन अधिक होगा। तो नॉर्मल केस को अल नीनो कहते हैं, और वही अल नीनो, सॉरी नॉर्मल केस तो नॉर्मल केस हुआ, वही नॉर्मल केस जब बहुत बढ़ जाता है तो उसको हम लोग ला नीना बोल देते हैं। और नॉर्मल केस के जस्ट उल्टा या ला नीना के जस्ट उल्टा हमारा हो जाता है क्या? अल नीनो। ठीक है, तो आप समझ गए। और अल नीनो और ला नीना वो 2 से 7 साल में रिपीट होते रहता है, तो दोनों को मिला के ही हम लोग क्या बोल देते हैं? इंसो। समझ में आ गया? तो अल नीनो क्या है, ला नीना क्या है, इंसो क्या है, समझ में आ गया? ठीक है, इससे आसान भाषा में समझाया नहीं जा सकता है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में सब आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों, तो अल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, इंसो हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, क्या है? इंडियन ओशियन डाइपोल। देखिए, जिस तरह अल नीनो, ठीक है, एंड ला नीना, ये कहाँ हुआ था, कौन से ओशियन में हुआ था बताइए? पैसिफिक ओशियन में हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया में भी और अमेरिका में भी, या ऑस्ट्रेलिया में भी। उसी तरह से इंडियन ओशियन डाइपोल जो होता है वो कहाँ होगा बताइए? नाम से ही पता है कहाँ होगा, इंडियन ओशियन में। ठीक है, तो इंडियन ओशियन आपको पता है, ये अगर हमारा इंडिया है, ठीक है, तो ये पूरा इंडियन ओशियन है कि नहीं है? ये पूरा क्या है? इंडियन ओशियन है। और ये अगर हम अच्छे से थोड़ा बना दें, ठीक है, तो देखिए ये हमारा अगर इंडिया है, ठीक है, और ये इंडोनेशिया है पूरा इस तरह से, राइट, और ये आपका अरेबिया है, और इधर हमारा अफ्रीका है। तो ये अफ्रीका है, ये अरेबिया है, सऊदी अरेबिया, ये सब, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, और ये हमारा इंडोनेशिया और बाकी सारा देश जो मलेशिया वलेशिया इधर हो गया। तो ये हमारा पूरा इंडियन ओशियन है एकदम है। और इधर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ये क्या है? इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर। क्या है? इंडियन ओशियन। तो ये इंडियन ओशियन का ईस्ट वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इधर को बोलेंगे ईस्टर्न इंडियन ओशियन, और इधर वाले का क्या बोलेंगे? वेस्टर्न इंडियन ओशियन। ठीक है, समझे? तो क्या होता है इंडियन ओशियन डाइपोल का मतलब ये है, जिस तरह से पैसिफिक ओशियन में ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का अलग अलग था, जैसे नॉर्मल केस में क्या था, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन ठंडा था, हाई प्रेशर, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन क्या था? गर्म था, लो प्रेशर, जिसके कारण यहाँ बारिश होता था पैसिफिक ओशियन में, और यहाँ पे सूखा मतलब पड़ता था, या हम बोलें कि ठंडा मतलब पड़ता था, यहाँ पे वहाँ पे मछली वछली उत्पादन होता था। अल नीनो में उल्टा हो गया था, ला नीना में नॉर्मल का ही स्ट्रांग हो गया था। तो उसी तरह से हमारा जो इंडियन ओशियन है वहाँ भी 2 पोल बन जाता है, जहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन कभी गर्म हो जाता है, कभी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन गर्म हो जाता है। उसी के कारण भारत इंडियन ओशियन में, या भारत में जो है इंडियन ओशियन में जो करंट है ना, ओशियन करंट है, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। उसी को हम लोग इंडियन ओशियन डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब 2 पोल टाइप का एरिया बन जाता है। ठीक है, एक तरफ ईस्टर्न हमारा इंडियन ओशियन होता है, दूसरी तरफ हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशियन होता है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ होता है दोस्तों? इंडियन ओशियन में। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन में नहीं होता है। क्लियर? तो देखिए, तो इंडियन ओशियन डाइपोल आप समझ गए क्या होता है? 2 पोल बन जाता है, इधर का अलग रहेगा टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, और वेस्टर्न वाले का अलग रहेगा। तो इंडियन ओशियन जो डाइपोल होता है, जिसको शॉर्ट में IOD बोलते हैं, इंडियन
ओशियन डाइपोल, ठीक है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में इससे, ठीक है, आपको तुरंत अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो इंडियन ओशियन डाइपोल समझ गया क्या होता है। इंडियन ओशियन में दो पोल बन जाता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अलग होता है, ईस्टर्न इंडियन ओशियन का, वेस्टर्न इंडियन ओशियन का। उसके बाद वहाँ पे चूँकि टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन डिफरेंस है, इसीलिए वहाँ पे कहीं बारिश होगा, कहीं पे सूखा पड़ेगा, उसी को हम लोग इंडियन ओशियन डाइपोल बोलते हैं। इंडियन ओशियन जो डाइपोल होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। क्या बोलते हैं एक को? यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। और दूसरा होता है नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। इसमें आपको पीएचडी नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखिए, जब हमारा पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमारा मान लो इंडिया है, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका है, और ये हमारा इंडोनेशिया, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप का है। तो जब हमारा पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल होता है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पे होता है लो प्रेशर। और जहाँ भी लो प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, बारिश होगा, बादल बनेगा, हवा ऊपर उठेगा और बारिश हो, हवा ऊपर उठेगा, बादल बनेगा। मतलब अफ्रीका में, ठीक है, और सऊदी अरेबिया में बारिश होता है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में। और इंडिया में जो है, इंडिया में भी होगा, इधर होगा अरेबियन सी में, ये सब में बारिश बहुत ज़्यादा होगा। कहाँ पे? पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में, क्योंकि हाई प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है आपका ईस्टर्न इंडियन ओशियन में। तो इंडोनेशिया में आपको सूखा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया ये सब में। और लो प्रेशर क्रिएट हो गया है सऊदी अरेबिया, हमारा जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, फिर अफ्रीका वाला पार्ट, और अरेबियन सी, अरब सागर में, तो वहाँ पे बारिश होगा क्योंकि लो प्रेशर है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। जब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है वेस्टर्न वाले इंडियन ओशियन में, और ईस्टर्न में हाई प्रेशर, ठीक है। जहाँ भी हाई प्रेशर, बारिश नहीं होता, आपको पता है, ठीक। उसके बाद जो नेगेटिव इंडियन ओशियन क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा इंडिया है, ये सऊदी अरेबिया है, ये अफ्रीका है, ये इंडोनेशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया, अगर इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में, और इसमें लो प्रेशर। तो लो प्रेशर कहाँ हो जाएगा, ईस्टर्न इंडियन ओशियन डाइप में, पूर्वी हिंद महासागर में ईस्टर्न लो प्रेशर हो जाएगा। तो लो प्रेशर होगा तो बारिश, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में बारिश होगा, और हाई प्रेशर सूखा। तो अब अरब का सागर में सूखा पड़ेगा, बारिश होगा लेकिन कम होगा, और इधर बारिश क्या होगा, ज़्यादा। समझ में आया है? तो यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल और नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है। सिंपल याद कर लो कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में जो हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, वहाँ पे बारिश होती है क्योंकि लो प्रेशर की रेट, और ईस्टर्न में सूखा पड़ता है। तो अगर एक का याद है तो दूसरा उसके अपोजिट हो जाएगा ना भैया। हाँ, तो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में अरेबियन सी में आपको बारिश होता है, मतलब वेस्टर्न इंडियन ओशियन में, और नेगेटिव में उल्टा होता है। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये हमारा था इंडियन ओशियन डाइपोल, ठीक है। तो हमको देखिए, आज हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है, तो हमारा जो है अल नीनो ख़त्म हो गया, ला नीना ख़त्म हो गया, इंडियन ओशियन डाइपोल ख़त्म हो गया। तो हमारा इस तरह से जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस हमारा हीट बजट बचा है और लैंड फॉर्म्स, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। कल से हम लोग जो है ओशियनोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस तरह से ये सारा टॉपिक आपको बहुत समझ में आ गया होगा, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेना है। कोई बच्चा चाहे तो एनसीईआरटी ये वाला टॉपिक का पढ़ सकता है, सब समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये मैं आपको वचन देता हूँ, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस ओशियनोग्राफी पढ़ाएंगे तो ओशियनोग्राफी पढ़ लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी आपको कुछ चीज़ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जीरो IAS प्लेटफॉर्म पे पूरा चीज़ आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी अल नीनो है, ला नीना है, इंसो है, इंडियन ओशियन डाइपोल है। उसी तरह से दो छोटा छोटा और फिनोमिना होता है। एक को बोलते हैं मैडन, ये छोटा छोटा पॉइंट है, बस थोड़ा सा याद रखेंगे। मैडन जूलियन ऑसिलेशन, एक ये फिनोमिना होता है। जिस तरह लीनो लानिना है, ये क्या होता है उसके बारे में हम देख लेंगे। और एक है अल नीनो मोडोकी, ठीक है, अल, ठीक है, अल नीनो मोडोकी। तो दो फिनोमिना है, उसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। मोडोकी, MODOKI, ठीक है।
तो चलिए, तो सबसे पहले हम मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है उसके पहले सबसे पहले समझिए एक चीज़। मैंने आपको पहले बताया था ना कि जहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होता है तो यहाँ से हवा ऊपर जाती है। पहले बताया, अभी बताया। तो हवा ऊपर उठती है, तो हवा ऊपर उठेगी, ठंडा होगा, ठंडा होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे क्या कराएगा, रेनफॉल। तो जहाँ भी लो प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल होता है। तो जैसे ही हवा ऊपर जाएगा क्या होगा, ठंडा होगा, ठंडा होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कहीं पे हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे हवा क्या जाता है, नीचे बैठता है। हाई प्रेशर पे हवा नीचे जाता है, आपको पता है ना, तभी तो हाई प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगा। मतलब कहने का मतलब लो प्रेशर से हवा ऊपर उठा, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद भारी हो गया, भारी होने के बाद ये नीचे आएगा तो कुछ हवा थोड़ा सा मुड़ के इधर चला जाता है, और यहाँ पे हाई, वही हवा जब नीचे आएगा इधर से इधर आके तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। फिर हाई प्रेशर से हवा आएगा लो प्रेशर, फिर यहाँ गर्म होगा, ऊपर उठेगा, फिर भारी होकर इधर आएगा, इधर आने के बाद यहाँ पे बैठेगा, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल। एक सेल बन गया, लो प्रेशर से हवा ऊपर उठा, ठंडा हुआ, भारी होके इधर आ गया, यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, फिर हाई प्रेशर से हवा इधर आ गया, फिर यहाँ पे लो प्रेशर, फिर यहाँ से हवा गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर उठा तो यहाँ पे लो प्रेशर, फिर ऐसे करके मूव करते हैं। इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन में क्या होता है, ये जो हमारा सेल है, ठीक है, वो पृथ्वी में मूव करता है। ठीक है, कभी यहाँ रहेगा, कभी वहाँ रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी वहाँ रहेगा। ठीक है, और जनरली जो सेल मूव करता है वो आपका जाता है ईस्ट टू वेस्ट, किधर से किधर जाता है, पूरब से पश्चिम। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन। तो मैडन जूलियन ऑसिलेशन में क्या होता है, जो हमारा ये सेल बना है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, ठीक है, वो मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट की ओर। और ईस्ट टू वेस्ट की ओर क्यों, क्योंकि पृथ्वी भी जो है ईस्ट से वेस्ट जो है रोटेट करती है, आपको पता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया। पृथ्वी जो है किधर से किधर रोटेट करती है, वेस्ट। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। तो और यहाँ पे भी ये जो हमारा सेल बना है ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ठीक है, कभी यहाँ इधर से इधर की ओर जाएगा सेल, ये वाला जो हमारा सेल बना हुआ है। ठीक है, समझ गए। और ये जो सेल बनता है और मूव करता है वो कहाँ पे जाता है, कहाँ पे बनता है, ट्रॉपिकल एरिया में। ठीक है, तो अगर हम एक शब्द में डिफाइन करें कि हमारा मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है, तो हम बोलेंगे कि मैडन जूलियन जो ऑसिलेशन होता है दोस्तों, वो एक सेल होता है, ठीक है, जिसमें बादल होता है, हवा होता है और मूव करता है वो ईस्ट की ओर, ईस्ट वार्ड मूव करता है, ईस्ट की ओर। ठीक है, और ट्रॉपिकल एरिया में मूव करता है, इक्वेटर के नज़दीक। ठीक है, और हर 30 से 60 दिन में, हर 30 से 60 दिन में। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन। तो फिर से सुनिए, मैडन जूलियन ऑसिलेशन ईस्ट की ओर मूव करने वाला बादलों का, हवाओं का, ठीक है, या प्रेशर का एक सेल है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरिया मतलब इक्वेटर के नज़दीक मूव करता है हर 30 से 60 दिन में ईस्ट की ओर। ईस्ट की ओर क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है, तो ये सेल भी पश्चिम से पूरब की ओर मतलब पूर्व की ओर ईस्टवर्ड मूव करता है। उसी को बोलते हैं मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ठीक है, समझ में आया। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है, कभी कभी 30 दिन में इधर से इधर मूव कर जाता है, कभी 60 दिन में मूव करता है। समझ में आया। अब देखिए, आपको पता है कि जहाँ भी लो प्रेशर होता है वहाँ पे बारिश होगा। इसका मतलब अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये ट्रॉपिकल एरिया ये हुआ, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर हुआ, ये इंडिया है तो 23 डिग्री नॉर्थ होगा, ये इंडिया से बीचों बीच, और ये होगा 23 डिग्री साउथ। ठीक है, 23 साउथ। ठीक है, तो ये हमारा जो सेल बना है वो इधर से इधर मूव करता है। ठीक है, इधर से इधर मूव करता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। इस तरह सेल करके यहाँ कभी यहाँ है, फिर उठ के इधर चला गया, फिर उठ के इधर, फिर उठ के इधर, फिर उठ के इधर। तो आपको मैंने बताया कि जहाँ भी लो प्रेशर होता है वहाँ पे होगा बारिश। इसका मतलब ये जो हमारा सेल बना वो अगर इंडिया में आएगा लो प्रेशर में, तो इंडिया में बारिश होगा, क्योंकि जहाँ भी लो प्रेशर वहाँ भी बारिश। तो अगर हमारा भारत में मानसून, आपको पता है भारत में मानसून कब आता है बताइए, तो जून में आता है। और रहता कब तक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना हमारे इंडिया में बारिश होता है, मानसून होता है 4 महीना। तो 4 महीना मतलब 4 × 30 बराबर कितना दिन हो गया, 120
120 डेज हो गया। तो अगर इन 120 दिन में जितना बार हमारा जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन जितने बार भारत से क्रॉस करेगा उतना बार अच्छा है। लेकिन आपको पता है कि जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है उसका टाइम पीरियड एक साइकिल कितने दिन में करता है, कभी कभी 30 दिन में, कभी कभी 60 दिन में। तो अगर मान लीजिए वो 30 दिन में एक बार किया, ठीक है, तो मतलब भारत वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने को इसको लग गया 30 दिन, तो 120 दिन में कितने बार जाएगा, तो 120/30 मतलब 4 बार वो भारत को क्रॉस करेगा। मतलब और जितने बार क्रॉस करेगा वहाँ पे भारत में लो प्रेशर क्रिएट तो होगा ना थोड़े समय के लिए, तो उतना ज़्यादा बारिश होगा। इसलिए बोलते हैं कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन अगर उस साइकिल उसका 30 दिन का अगर होता है तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मान लीजिए उसका साइकिल है 60 दिन में, मतलब इधर से इधर जाने में उसको 60 दिन लग गया, तो हमारे पास मानसून तो 4 ही महीना रहा 120 दिन। तो 120 दिन में 60 दिन में अगर एक बार गया तो 120 दिन में 2 बार जाएगा। तो भारत से वो 2 बार ही क्रॉस किया उसका लो प्रेशर। इसका मतलब भारत में 2 बार ही बारिश होगा मैडन जूलियन ऑसिलेशन के कारण, क्योंकि जब जब मैडन जूलियन ऑसिलेशन जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ बारिश कराएगा। चूँकि इसका साइकिल 30 से 60 दिन का होता है, इसलिए 30 दिन जब होगा इसका साइकिल तो भारत को 4 बार ये क्रॉस करेगा, क्योंकि भारत में मानसून 4 महीना होता है 120 दिन का। तो 120/30 करेंगे तो हमें कितना रह दिखेगा, वो 4 बार। उसी तरह अगर 130 बाई अगर 60 दिन का उसका साइकिल होगा, अगर 60 दिन का साइकिल होगा तो 2 बार क्रॉस करेगा। तो समझ में आया कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन एक सेल होता है लो प्रेशर और हाई प्रेशर का, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर मतलब ईस्टवर्ड मूव करता है, ट्रॉपिकल एरिया में होता है, ठीक है। और उसका साइकिल होता है 30 से 60 दिन का, ठीक है। बस इतना ही आपको याद करना है। और ये जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बारिश, हवा और प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। इसीलिए मैडन जूलियन ऑसिलेशन अगर भारत से को क्रॉस करता है जितने बार उतना बार हमारा क्या रहेगा दोस्तों, बारिश होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है। बहुत सिंपल टर्म है और सिंपल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया। बस ये आपको याद रखना है, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है पढ़ने में, है कि नहीं। अल नीनो मोडोकी, चलिए वैसे पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन ही आसान है, ये बात अलग है कि आपने इसको टफ करके रखा है। नहीं तो ये बताइए कितना आसानी भाषा में सब समझ में आ रहा है। और सब क्वेश्चन PYQ अगर आप बनाएंगे भी ना ज्योग्राफी तो बनेगा भी, ठीक है। चलिए तो अल नीनो मोडोकी क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह अल नीनो है तो अल नीनो के ही जैसा है, ठीक है। फिर अल नीनो को रिपीट करते हैं। देखिए ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, एशिया, ठीक है। और ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया था ऐसा, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या था दोस्तों, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ से नीचे कोल्ड करंट आ रहा है, इधर से ट्रेड विंड्स बह रहा था, ट्रेड विंड्स बह रहा था, ठीक है। और ट्रेड विंड जब जा रहा था तो अपने साथ पानी को लेके भी जा रहा था, तो पानी को जब गर्म कर दिया दूर जाके तो यहाँ को पानी को क्या हो गया, गर्म हो गया, लो प्रेशर हो गया, ठीक है। और लो प्रेशर के कारण क्या हुआ, यहाँ पे बादल बना और बारिश का निर्माण हुआ, ठीक है। ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस, ठीक है। अल नीनो में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत समय से पानी स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे पानी का एक लेवल बन जाता है। कहाँ पे, ये हमारा एशिया है, ये हमारा एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर और यहाँ पे हाई प्रेशर। फिर जब यहाँ पे पानी बहुत जमा होने लगा तो पानी का एक लेवल बन गया। लेवल बनने के कारण यहाँ से पानी अब इस तरफ जाएगा, तो पानी अब क्या होगा, गर्म करके जब इधर जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी जो है गर्म हो चुका है, ठीक है। पानी गर्म हो चुका है तो प्रेशर, तो नीचे से जो कोल्ड करंट आ रहा था, ठीक है, वो अब दब जाएगा, ठीक है। वो अब क्या होगा दोस्तों, दब जाएगा। और इधर से इधर पानी मूव कर रहा है, इधर से इधर, तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे सब पानी इधर चला गया ना, तो पानी खाली हो गया। तो नीचे जो कोल्ड करंट था, ठीक है, वो कम हो गया और कोल्ड करंट चला गया इधर, ठीक है। कोल्ड करंट अब इधर चला गया, तो कोल्ड करंट जब इधर चला गया तो जहाँ भी कोल्ड करंट जाएगा तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अल नीनो का ऐसे भी समझते हैं, वहाँ पे मैंने नहीं बताया कि कोल्ड करंट इधर से इधर चला जाता है। कोल्ड करंट जनरली यहीं रहता है कि नीचे नहीं आ पाता है, क्योंकि इधर से जब काउंटर इक्वेटोरियल करंट जा रहा है जो पानी को बैलेंस करता है, वाटर लेवल को,
उसके कारण कोल्ड करंट नीचे ही दब जाता है। और कुछ कोल्ड करंट ये जो हमारा एशिया का जो हमारा पोर्शन है, इंडोनेशिया या जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, उधर चला जाता है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड करंट होता है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो जहाँ भी लो प्रेशर वहाँ पे बारिश। ठीक है, और हाई प्रेशर में ड्राउट कंडीशन, सूखा पड़ता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं अल नीनो। अल नीनो समझ में आया? तो बस अल नीनो में ही क्या होता है, अल नीनो में समझ गए, इधर से गर्म हवा जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है पानी। पानी होने के बाद यहाँ पे गर्म होने के बाद लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बारिश होता है। और यहाँ पे कोल्ड करंट इधर से इधर मूव कर जाता है थोड़ा सा, और यहाँ पे पानी का लेवल कम हो जाता है, इसलिए इधर से इधर बैलेंस करने के लिए मूव कर जाता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है। तो हाई प्रेशर सूखा होगा। ठीक है, अल नीनो मोडोकी क्या होता है, बीच बीच का पोर्शन है। समझ लीजिए कि यहाँ पे है आपका एशिया, यहाँ पे है आपका साउथ अमेरिका, और यहाँ पे है आपका इंडिया। तो जब नॉर्मल केस में आप समझ गए, अल नीनो में क्या हुआ, इधर से हवा काउंटर इक्वेटोरियल करंट इधर जा रहा है, तो अल नीनो मोडोकी में क्या होता है, पूरा हवा यहाँ ना जाके क्या होता है, यहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी कर देता है। यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट होगा, और ये पूरा हवा इधर नहीं जाता है। कुछ कंडीशन क्रिएट होता है कि पूरा हवा यहाँ पे इधर से इधर मूव किया, और यहीं पे बहुत जाके इतना गर्म हो गया कि यहीं पे हवा गर्म होकर बादल बन गया और बारिश हो गया यहीं पे सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में। जो सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है, मध्य प्रशांत सागर है, वहीं पे हवा जो है इधर से जब इधर गया तो इधर ना जाके बीच में ही हवा इतना गर्म हो गया कि बारिश का निर्माण करा दिया सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं अल नीनो मोडोकी, जिसमें हवा जो है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पूरा ना जाके सेंट्रल पैसिफिक ओशियन को ही पूरा गर्म कर दिया, और वहीं पे बारिश का निर्माण हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी हाई प्रेशर था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हवा दूर जा रहा है, तो जहाँ से हवा दूर जाता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और यहाँ से कोल्ड करंट था तो कोल्ड करंट कुछ इधर चला गया, और चूँकि पूरा हवा यहाँ पे नहीं जा पाया, बीच में ही जमा हो गया। तो अगर पूरा जाता तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिस तरह यहाँ हम लोग देखिए लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो हवा बीच में ही रह गया, और बीच में रह गया तो यहाँ पे जो नीचे से कोल्ड करंट आ रहा था वो आएगा, अब ऊपर आएगा, तो जहाँ भी कोल्ड करंट आएगा वो हाई प्रेशर। तो क्या हुआ कि एशिया का जो पोर्शन था, मतलब वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन था या ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, दोनों में हाई प्रेशर क्रिएट है और बीच में लो प्रेशर क्रिएट है, जिसके कारण बारिश हो रहा है सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, इसी फिनोमिना को अल नीनो मोडोकी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, अल नीनो मोडोकी वो फिनोमिना है जब भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट इधर से इधर जा रहा है तो वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में नहीं जाके बीच में ही इतना गर्म हो जाता है कि बीच में ही लो प्रेशर क्रिएट होकर सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में बारिश होता है, और हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है वो कोल्ड होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और वहाँ पे सूखा रहता है। इसी फिनोमिना को अल नीनो मोडोकी हम लोग कहते हैं। समझ में आया? तो आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा दोस्तों? सबसे पहले मैंने आपको एयर मास के बारे में डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अल नीनो के बारे में बताया। ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मल केस में बताया, नॉर्मल केस में कैसे सर्कुलेशन होता है नॉर्मल केस में, फिर मैंने अल नीनो के बारे में बताया, फिर मैंने आपको ला नीना के बारे में बताया, फिर मैंने आपको इंसो के बारे में बताया कि इंसो जो होता है वो अल नीनो और ला नीना का ही कंपोजिशन है। ठीक है, फिर मैंने आपको इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में बताया। ठीक है, और फिर मैंने आपको अल नीनो मोडोकी के बारे में बताया, और इसके पहले मैंने आपको बताया मैडन जूलियन ऑसिलेशन, जिसमें सेल बनता है और सेल जो है ईस्ट की ओर जाता है। 30 से 60 दिन उसका टाइम पीरियड होता है साइकिल का, और ट्रॉपिकल एरिया में जाता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, और बस आपको सिंपल भाषा में उसको समझना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए अपना। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा जो लेक्चर दोस्तों धीरे धीरे करके हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा कि हम लोग एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है जीरो IAS चैनल के साथ। तो इतना हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस हमारा लैंड फॉर्म्स बचा है और हिट बजट। ठीक है, कल हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों ओशियनोग्राफी को, और वो आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो बस यही चीज़ समझने का है। फिर तो एग्रीकल्चर चैप्टर शुरू होता है, जिसमें मैक्सिमम चीज़ रटना होता है, सॉइल वाइल टाइप का, वेजिटेशन टाइप का। फिर भी हम कोशिश करेंगे उसको आपको समझाने का धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी चीज़ दिक्कत ना हो, सब चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बताइए अभी तक जितना भी चीज़ पढ़ाया गया है सब चीज़ आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं, जो
पैसे का अभाव में या संसाधन का अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको अच्छा कंटेंट मिले यूट्यूब पे और अपना पढ़ाई को वो कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।